Hello, dear student. Welcome to this lecture of manufacturing process. As we had seen in previous lecture, gating system is nothing but passages constructed for flow of molten metal from top face of the mold up to the cavity. तो पिछले लेक्चर में हमने गेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था. In today's lecture, we will try to learn all the elements of gating system one by one and in detail. So let's start. Starting with the basic definitions. The term gate is defined as one of the channel which actually lead into the mold cavity, and the term gating system refers to all channels by means of which molten metal is delivered to the mold cavity. तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना. अगर ये सिंगुलर वर्ड आता है गेट, तो गेट का मतलब ये है कि वो एक्चुअल एंट्री पॉइंट है कैविटी का. कास्टिंग के लिए जो कैविटी बनाते हैं उसका एक्चुअल एंट्री पॉइंट, उसे हम कहते हैं गेट. लेकिन गेटिंग एज अ सिस्टम, अगर वर्ड आता है गेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब वो सारे के सारे चैनल या पैसेज जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं एक्सक्लूडिंग कैविटी, कैविटी को छोड़ के ऐसे सारे चैनल्स जिससे मोल्टन मेटल फ्लो होता है उसे कहते हैं गेटिंग सिस्टम. तो ये बेसिक डेफिनेशन है. अगर सिंगल गेट वर्ड आएगा तो वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है कैविटी का, और गेटिंग सिस्टम मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैनल्स. सो we must remember this thing. Now, what is the basic functions of the gating system, or why the gating system is constructed? So, the first function is to provide continuous uniform feed of molten metal. एक continuous और uniform supply कैविटी को देना मोल्टन मेटल का, ये पहला फंक्शन है. लेकिन बस कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म सप्लाई ही नहीं, इन एडिशन टू दैट विथ अ लिटिल टर्बुलेंस एज पॉसिबल टू द मोल्ड कैविटी. टर्बुलेंस मतलब क्या? इट इज अ एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड टू द स्मूथ फ्लो. अगर कहीं से पानी का फ्लो है तो आपने देखा होगा, जहाँ अगर रिवर का एग्जांपल हम लेते हैं तो रिवर में जहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है उस समय पानी जो फ्लो होता है वो एकदम शांति से फ्लो होता है, स्मूथली फ्लो होता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइस. सो दैट फ्लो इज कॉल्ड ए स्मूथ फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो हम किसे कहते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ डेप्थ कम होती है रिवर की और बॉटम सरफेस जो है वो रॉकी होता है, बहुत सारे पत्थर होते हैं. उस समय जो फ्लो होता है वो नॉइसी फ्लो होता है, स्मूथली फ्लो नहीं होती रिवर. उस फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. तो टर्बुलेंट फ्लो इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्मूथ फ्लो. तो गेटिंग सिस्टम का काम क्या है? यूनिफॉर्म मोल्टन मेटल को फीड करना तो काम उसका है ही, लेकिन उसमें टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए. तो आपका गेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि कैविटी में मोल्टन मेटल जब फ्लो होगा तो ये विदाउट टर्बुलेंस हो, ये स्मूथली फ्लो हो. अगर टर्बुलेंस अगर होता है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू द टर्बुलेंस
एयर मिक्सेस विद द मोल्टन मेटल, जितना टर्बुलेंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा एयर और मोल्टन मेटल का मिक्स होगा, एंड वी डोंट वांट एयर विद द मोल्टन मेटल व्हेन इट सॉलिडिफाइज। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टर्बुलेंट फ्लो का। दूसरा है ड्यू टू टर्बुलेंस द वॉल ऑफ द गेटिंग सिस्टम एंड कैविटी मे गेट डैमेज। गेटिंग सिस्टम जहाँ से मोल्टन मेटल फ्लो होता है और कैविटी जहाँ पर वो फिलअप होता है, ये दोनों जगह पर अगर टर्बुलेंस होगा तो आउटर सरफेस ऑफ दैट सैंड मोल्ड में गेट डैमेज। जहाँ से मोल्टन मेटल का कांटेक्ट है वो सरफेस डैमेज हो सकता है अगर टर्बुलेंस है तो। इसलिए क्या बोलते हैं, एक्सेसिव टर्बुलेंस रिजल्ट इन एस्पिरेशन ऑफ द एयर। एयर एब्सॉर्ब हो सकती है मोल्टन में टर्बुलेंस की वजह से, और उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ड्रॉस। ड्रॉस इज अ mass of solid impurities floating on the molten metal or depressed in the metal। ये ड्रॉस क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि टर्बुलेंस की वजह से सैंड मोल्टन मेटल अपने साथ रिमूव करेगा, क्योंकि वो टर्बुलेंटली फ्लो हो रहा है, स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है। और ये जब सैंड रिमूव होगी तो एसिडिटी सॉलिडिफिकेशन होते वक्त मोल्टन मेटल में एम्बेड हो जाएगी या ऊपर फ्लोट करेगी, तो इसीलिए टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। तो गेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम है कि स्मूथली मोल्टन मेटल को कैविटी तक पहुंचाना। ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए और विदाउट एनी टर्बुलेंस होना चाहिए। सेकंड फंक्शन is to supply the casting with liquid metal at best location to achieve proper directional solidification and optimum feeding of shrinkage cavity। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये आपकी कास्टिंग है, दिस इज कास्टिंग। नाउ इफ ये पहले पूरी तरह से लिक्विड है, अब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगी। सॉलिडिफिकेशन होते वक्त अगर पहले ये लेयर सॉलिडिफाई हो, आउटर लेयर अगर आपकी पहले सॉलिडिफाई हो रही है, यहाँ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ये पोर्शन पहले सॉलिडिफाइड हो जाएगा आउटर, फिर धीरे धीरे ये पोर्शन सॉलिडिफाई होगा। लेकिन इस तरह से अगर सॉलिडिफिकेशन होता है, और आपको पता है कि हर मेटल जब सॉलिडिफाई होगा तब श्रिंक होना स्टार्ट होगा, इसीलिए हम श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। बट श्रिंकेज अलाउंस इज ओनली फॉर सॉलिड श्रिंकेज। जो श्रिंकेज अलाउंस हम प्रोवाइड करते हैं वो सॉलिड श्रिंकेज के लिए है, वो लिक्विड श्रिंकेज के लिए नहीं है। लिक्विड श्रिंकेज के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड श्रिंकेज के लिए ये अगर कैविटी है तो यहाँ से एक पैसेज होता है, वर्टिकल पैसेज, यहाँ होता है पोरिंग बेसिन, और दूसरी तरफ एक वर्टिकल पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं राइज़र। यहाँ से मोल्टन मेटल की एंट्री होती है, कैविटी में जाएगा। और राइज़र किसके लिए यूज़ में आता है, राइज़र इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग द मोल्टन मेटल इन केस ऑफ लिक्विड श्रिंकेज। अब मोल्टन मेटल प्रोवाइड करना है आपको, लेकिन सपोज जैसे मैंने कहा था सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, आउटसाइड से, इस लेयर से आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। अब ये लेयर पूरी तरह से सॉलिड हो गई है, इस लेयर बिकम सॉलिड। अब अगर इस पोर्शन में श्रिंकेज होता है, इस पोर्शन में अगर श्रिंकेज होता है तो यहाँ से राइज़र मोल्टन मेटल सप्लाई नहीं कर पाएगा सेंटर में, क्योंकि आउटर साइड आपकी पूरी तरह से सॉलिड हो चुकी है। सो एनी श्रिंकेज इनटू द सेंटर कैन नॉट बी कंपेंसेटेड बाय राइज़र। राइज़र वहाँ मोल्टन मेटल का सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपका
सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द आउटसाइड। इसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। नॉन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और ये बहुत डिसएडवांटेजियस है। इस तरह का सॉलिडिफिकेशन अगर होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कास्टिंग इस तरह से बन सकती है, बाहर का पूरा पार्ट सॉलिड, लेट मी इंक्रीज द साइज, बाहर का पूरा पार्ट सॉलिड बनेगा क्योंकि यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होते वक्त राइजर से प्रॉपर लिक्विड सप्लाई मिल रहा था, और यहाँ अंदर के पोर्शन में जब श्रिंकेज स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये लास्ट में सॉलिडिफाई हो रहा है अंदर का पोर्शन, अब जब श्रिंकेज स्टार्ट हुआ तो मोल्टन मेटल का सप्लाई नहीं मिल पाया, तो ये पूरी तरह से सॉलिड हो जाएगा और सेंटर में क्या बचेगी, आपकी कैविटी। ये क्यों हुआ, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन आउटर सरफेस से स्टार्ट हुआ था, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आवर रिक्वायरमेंट इज अ प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन किसे कहेंगे, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हम कहते हैं उस सॉलिडिफिकेशन को, अगर ये कास्टिंग है तो अंदर से बाहर की तरफ सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर वॉल्यूम। कास्टिंग 3 डायमेंशनल बात करते हैं तो सेंटर से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होना चाहिए और आउटवर्ड होना चाहिए। उससे क्या होगा, यहाँ पहले सॉलिड बन जाएगा, आजू बाजू सराउंडिंग में लिक्विड है, उसके कुछ भी श्रिंकेज हुआ तो वो लिक्विड उसे कंपनसेट कर देगा। इस तरह से फिर बाहर की तरफ सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि इस सॉलिड के सराउंड में लिक्विड है, कोई भी श्रिंकेज का प्रॉब्लम आता है तो उसे कंपेंसेट करने के लिए लिक्विड हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम सेंटर टू आउटर सरफेस, इसे कहते हैं प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। और ये किस पे डिपेंड होता है, आप मोल्टन मेटल कैसे सप्लाई करते हो और गेटिंग सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन करते हो, ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड होता है कि सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल हुआ है। तो हमेशा प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है, और ये कौन डिफाइन करेगा, गेटिंग सिस्टम। दैट्स वाई इट इज़ द फंक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम। Next, to fill the mold cavity with molten metal in the shortest possible time to avoid temperature gradient. Temperature gradient. Sorry. Let me stop the presentation for now. अब देखिए, ये कास्टिंग है। अब इस कास्टिंग में सपोज ये मेरा गेटिंग सिस्टम है, यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है, यहाँ से मोल्टन मेटल की एंट्री हो रही है, मतलब ये स्प्रू है, दिस वन इज अ पोरिंग बेसिन, यहाँ से मोल्टन मेटल एंटर करेगा, दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस वन इज अ स्प्रू, स्प्रू से जाएगा रनर में, तो ये यहाँ तक रनर है आपका, और इसके आगे ये एक्चुअल एंट्री पॉइंट है कैविटी में, क्योंकि ये आपकी कैविटी है। तो मोल्टन मेटल सबसे पहले कहाँ पर आया, यहाँ पर एंट्री हो रही है यहाँ से, ये सबसे हॉट मेटल है। अब धीरे धीरे नीचे से मोल्टन मेटल आते जाएगा और ये ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे हॉट मेटल कहाँ पे रहेगा, सबसे हॉट मेटल रहने वाला है यहाँ बॉटम में, ये मेटल सबसे हॉट रहेगा।
और क्योंकि ये ऊपर के मेटल को धक्का मारेगा और सबसे ऊपर जो रहेगा वो कोल्ड मेटल रहेगा, तो ये पूरी तरह से जब फील हो जाएगा तो सारा का सारा मेटल जो कैविटी में है वो एक ही टेम्परेचर पे नहीं रह सकता। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि बॉटम में टेम्परेचर ज़्यादा है और टॉप में टेम्परेचर कम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरिंग थ्रू आउट द हाइट ऑफ द मोल्ड। मोल्ड के हाइट के अलॉन्ग टेम्परेचर वेरी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर बहुत लार्ज है उस समय डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव नहीं हो सकता। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। और ये लो कब होगा? जब मिनिमम टाइम में ये पूरी कैविटी फिलअप हो जाएगी, उस समय ये टेम्परेचर ग्रेडियंट सबसे लो होगा। और जब मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको ये कैविटी फिलअप करने के लिए, उस समय टेम्परेचर ग्रेडियंट सबसे हाईएस्ट होगा। इसलिए उसने क्या कहा है, क्या फंक्शन है गेटिंग सिस्टम का? टू फिल द मोल्ड कैविटी विथ मोल्टन मेटल। कैविटी को मोल्टन मेटल से फिल करना इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्यों? टू अवॉइड टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो दैट इज द one of the important function of gating system. Next one, to provide with minimum of excess metal in the gates and riser. Inadequate rate of metal entry on the other hand will result many defects in the casting. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपका कास्टिंग मतलब क्या है? आपका फाइनल प्रोडक्ट जितनी कैविटी है उतना ही आपका फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। जितनी कैविटी है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट रहने, जो कैविटी है वही आपका फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। मतलब ये हुआ कि आपका इस डायग्राम में अगर देखिए तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ये कैविटी बस फाइनल प्रोडक्ट है। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि इतनी कैविटी है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन किया वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। उसको सेंटर में होल है क्योंकि बीच में कोर है, वो अभी हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। लेकिन जब आपका पूरा सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये दिखेगा कैसे? ये पूरा का पूरा सॉलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मोल्टन मेटल फिलअप हो रहा है। यानी जो ग्रीन है वो मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो ये जो पिंक है ये भी उसके साथ सॉलिडिफिकेशन होने वाला है क्योंकि ये कैविटी है आपकी। यहाँ भी मोल्टन मेटल है, तो ये सारा मेटल जो सॉलिडिफाई हुआ है जो पिंक में है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट तो ग्रीन पोर्शन होगा, ये आपको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, ये एक्सेस मेटल है। तो गेटिंग सिस्टम सॉलिडिफाई होने के बाद आपको रिमूव ही करनी है। उसका काम तो तब है ना कि जब मोल्टन मेटल लिक्विड स्टेट में, तब उसका उनका काम है। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद गेटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं बचा, तो वो अनवांटेड चीज़ है। इसलिए इस पॉइंट में वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि गेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करो कि अनवांटेड पोर्शन ऑफ मेटल जो आपको रिमूव करना है वो कैसे वो मिनिमम हो। मतलब गेटिंग सिस्टम का डायमेंशन कम से कम होना चाहिए क्योंकि उसे रिमूव करना है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इतना भी कम मत करो कि वो एडेक्वेट ना हो, इतना भी कम मत करो कि मेटल फ्लो होने का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ऐसा नहीं, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन का गेटिंग सिस्टम भी मत बनाओ क्योंकि वो मेटल वेस्ट होने वाला है। आपको ज़रूरत सिर्फ कैविटी में सॉलिडिफिकेशन की है। तो डिज़ाइन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। सीधा सीधा अगर मतलब निकालते हो तो गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन परफेक्ट होनी चाहिए, उसके डायमेंशन प्रॉपर होने चाहिए, तभी सारे फंक्शन क्या होंगे, फुलफिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ द मोल्ड वॉल। पहले बताया आप हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल को वहाँ से फ्लो करवाने वाले हो तो इरोजन नहीं होना चाहिए। मोल्टन मेटल के साथ
मोल्ड का कोई भी पोर्शन बहना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मोल्टन मेटल के साथ पूरी सैंड इरोड हो जाएगी। तो ऐसा इरोजन नहीं होना चाहिए, इसी तरह से आपका गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन, to prevent slag, sand and other foreign particle from entering the mold. मोल्ड मतलब, यहाँ मोल्ड का मतलब है कैविटी। कैविटी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, वो एंट्री नहीं मिलनी चाहिए उसे कैविटी के अंदर। स्लैग मतलब, स्लैग हम उसे कहते हैं जो मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लो होता है, उसकी डेंसिटी मेटल से कम होती है इसलिए वो फ्लोट होता है, उसे कहते हैं स्लैग। और बाकी पार्टिकल जो एक तो सेंटर में हो सकते हैं या बॉटम में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर फॉरेन पार्टिकल की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट होगा, डेंसिटी सिमिलर टू मेटल है तो वो सेंटर में रहेगा, और डेंसिटी हायर देन मेटल है तो वो बॉटम में, सबसे बॉटम में रहेगा। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल, चाहे वो स्लैग हो या फिर सैंड हो या अदर फॉरेन पार्टिकल हो, वो कैविटी तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह से आपका गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट। So all these function must be fulfilled for a proper design of gating system. Now we will see the important gating system element one by one. तो ये डायग्राम, अगर आपको गेटिंग सिस्टम पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम सबसे पहले बनना चाहिए। एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन डायग्राम। तो यहाँ मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट गेटिंग सिस्टम आपको दिखाई देंगे। और जिसे हम आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ गेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है, वो हम प्रॉपरली एक के बाद एक देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो क्या क्या है, पोरिंग बेसिन, यहाँ पर दिख रहा है आपको पोरिंग बेसिन, स्प्रू, ये स्प्रू है, इसे कभी कभी डाउन गेट भी कहते हैं क्योंकि मोल्टन मेटल यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो होता है और ये हमेशा वर्टिकल होता है। स्प्रू हमेशा कैसे होता है, वर्टिकल, और मोल्टन मेटल हमेशा कैसे फ्लो होता है, डाउनवर्ड। तो इसे कभी कभी डाउन गेट्स भी कहा जाता है। रनर और क्रॉस गेट, रनर मतलब ये चैनल, क्रॉस गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है स्प्रू को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉस गेट। लेकिन पॉपुलर नेम क्या है, रनर। गेट्स और इन गेट्स, जहाँ से कैविटी में एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन गेट। तो ये इन गेट्स हो गए। एंड राइजर, इस डायग्राम में राइजर नहीं शो किया गया है। राइजर क्या है, ये दूसरा वर्टिकल पैसेज है। पहला तो हो गया स्प्रू और दूसरा होता है राइजर। स्प्रू से मोल्टन मेटल डाउनवर्ड फ्लो होता है रनर तक, यानी पोरिंग बेसिन से स्प्रू में, स्प्रू से रनर में, और रनर में फ्लो होने वाला मोल्टन मेटल थ्रू द गेट कहाँ जाता है, कैविटी में। अब लिक्विड श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए स्प्रू के साथ और एक वर्टिकल चैनल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजर, एंड इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक्सेस मेटल। किसे एक्सेस मेटल प्रोवाइड करना, कैविटी को। जब यहाँ श्रिंकेज हो, लिक्विड श्रिंकेज, जैसे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा वहाँ श्रिंकेज होगा,
तो इस श्रिंकेज के वक्त एक्सेस मेटल को सप्लाई करना, ये काम है राइजर का। तो इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज पोरिंग बेसिन। This part of the gating system is made in the top of the mold, but sometimes a funnel shape opening which serve as a pouring basin is made on the top of the sprue. ये कौन सा पार्ट है गेटिंग सिस्टम का? जो एग्जैक्टली टॉप पे होता है मोल्ड के। हमने वीडियो देखा है, जो वीडियो में कट सेक्शन था, वो वीडियो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें सारे इम्पोर्टेंट गेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। एग्जैक्टली टॉप पे जो फनल शेप बेसिन जैसा जो दिखता था, इसलिए उसका नाम ही पोरिंग बेसिन है। हमारे घर में जो बेसिन यूज़ करते हैं उसी शेप का वो छोटा वर्जन होता है। तो वो बेसिन शेप का जो एग्जैक्टली टॉप पे होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोरिंग बेसिन। उसका शेप कैसे होता है? फनल जैसा। और ये हमेशा कभी कभी स्प्रू के टॉप पे होता है। दो तरीके से बन सकता है, एक तो स्प्रू के टॉप में या उसके साइड में, मतलब इस तरह से। ये अगर आपका स्प्रू है तो यहाँ पर भी पोरिंग बेसिन बन सकता है, एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रू। यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर होगा और स्प्रू से वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। या फिर ये अगर स्प्रू है तो इसके साइड में इस तरह से पोरिंग बेसिन बनेगा, मतलब यहाँ पहले मेटल पोर होगा, ये पूरा फिलअप होने के बाद यहाँ से धीरे धीरे मेटल कहाँ जाएगा? स्प्रू में। तो ये दोनों तरीके से आप पोरिंग बेसिन को बना सकते हो, एक तो साइड में या एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रू। द मोल्टन मेटल इज नॉट डायरेक्टली poured in the mold cavity because it may cause mold erosion। देखिए ये कैविटी है, ये आपकी कैविटी है। अगर मैंने डायरेक्टली यहीं से मोल्टन मेटल को यहाँ पोर किया तो क्या होगा? ये मोल्टन मेटल आकर इस वॉल को स्ट्राइक करेगा सीधा, और यहाँ डायरेक्ट अगर स्ट्राइक होता है तो यहाँ इस तरह से गड्ढा पड़ जाएगा, इसे कहते हैं इरोजन। और ये अगर गड्ढा पड़ता है तो इससे में मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये अनवांटेड पोर्शन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ना हो इसलिए हम डायरेक्टली मोल्टन मेटल को कैविटी में पोर नहीं कर सकते, यही रीज़न है। और इसीलिए स्प्रू बनाते हैं, बाकी सारे गेटिंग सिस्टम इसीलिए बनता है कि मोल्ड कैविटी डैमेज ना हो इरोजन की वजह से। द मोल्टन मेटल इज पोर into the pouring basin which act as a reservoir from which it moves smoothly into the sprue to help in maintaining the required rate of metal flow and to reduce turbulence at the sprue entrance। अगर आप पोरिंग बेसिन नहीं बनाते हो, डायरेक्टली स्प्रू में मोल्टन मेटल को पोर करते हो, तो उस समय क्या होगा? टर्बुलेंस जनरेट होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्प्रू में डायरेक्टली मोल्टन मेटल पोर करने का। आपके घर में बेसिन है, आपका बेसिन सपोज कीजिए कि वो पोरिंग बेसिन है, और उसके एग्जैक्टली नीचे जो पाइप लगा है ड्रेनेज का, वो पाइप क्या है? वो है स्प्रू। अब एक बकेट में पानी लीजिए, आधा बकेट, और उस पोरिंग बेसिन में डाल दीजिए। आपके घर के जो बेसिन है उसको पोरिंग बेसिन समझते, उसमें आधा बकेट पानी डाल दीजिए। अब देखिए पानी फ्लो कैसे होता है, वो सर्कुलर शेप में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो रोटेट होकर आपके ड्रेनेज पाइप से, जो हमारे लिए स्प्रू जैसा है, उससे पास होना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये स्मूथली पास नहीं हो रहा है, इसका मोशन कैसे? सर्कुलर। लेकिन एक्चुअली ये पास कैसे होना चाहिए? ये धीरे धीरे पास होना चाहिए, उसे कहेंगे स्मूथ फ्लो। लेकिन ये वोर्टेक्स फ्लो जैसा जो फॉर्म होता है, सर्कुलर मोशन जो फॉर्म होता है, उसकी वजह से क्या जनरेट होगा? टर्बुलेंस जनरेट होगा। तो यही एग्जैक्टली सेम चीज़ है मोल्टन मेटल के साथ।
इसलिए आप डायरेक्टली स्प्रू के ऊपर मोल्टन मेटल को पोर नहीं कर सकते, उस तरह की बेसिन जनरली यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह की, इस तरह की ये स्प्रू है और इसके ऊपर पोरिंग बेसिन बना दी। यहाँ जब आप मोल्टन मेटल डालते हो तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन जनरेट होता है एंड दिस क्रिएट द टर्बुलेंस। तो हम क्या प्रीफर करते हैं? हम प्रीफर करते हैं कि यहाँ पर अगर स्क्रू है तो उसके साइड में इस तरह का पोरिंग बेसिन हो, ताकि ये पूरा फिलअप हो जाए और यहाँ से धीरे से मोल्टन मेटल स्क्रू के अंदर एंटर करे। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि टर्बुलेंस जनरेट नहीं होना चाहिए। द एंट्रेंस ऑफ द स्क्रू should be of smooth radius of at least 25 millimeter। ये अगर आपका पोरिंग बेसिन है और यहाँ से ये एंट्रेंस, ये आपका स्क्रू है, तो पोरिंग बेसिन से ये एंट्रेंस जो स्क्रू में जाने वाला है, यहाँ कैसे होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। देखिए ये रेडियस है एंट्रेंस में और ये रेडियस कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 25 मिलीमीटर। ये रेडियस कितनी होनी चाहिए? 25 मिलीमीटर। मतलब पोरिंग बेसिन में आपका मेटल फिलअप हो गया तो ये रेडियस के ऊपर से ही वो कैसे जाएगा? स्क्रू में जाएगा। यहाँ अगर शार्प कॉर्नर देते हैं तो शार्प कॉर्नर की वजह से टर्बुलेंस जनरेट होता है, और जितना स्मूथ रेडियस देंगे उतना आपका टर्बुलेंस कम जनरेट होगा। The depth of the basin should be 2.5 times screw entrance diameter to avoid the vortex formation। vortex मैंने आपको बताया, बेसिन में जब बहुत सारा पानी डालते हो तो वो सर्कुलर मोशन जनरेट होता है, और वो सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं हम? वोर्टेक्स फ्लो। और इसी वोर्टेक्स की वजह से क्या जनरेट होगा आगे जाके? टर्बुलेंस। तो वोर्टेक्स फॉर्मेशन को अगर अवॉइड करना है तो क्या होना चाहिए? डेप्थ ऑफ द बेसिन, ये टोटल डेप्थ, ये डेप्थ ऑफ द बेसिन should be 2.5 times of what? ये जो डायमीटर है, स्क्रू डायमीटर से 2.5 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर ये डेप्थ इस डायमीटर से 2.5 टाइम ज़्यादा है उस समय वोर्टेक्स जनरेट नहीं होगा। अगर इस डायमीटर के 2.5 टाइम नहीं है तो वोर्टेक्स जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस डेप्थ शुड बी एटलीस्ट 2.5 टाइम्स द स्क्रू डायमीटर डी। इस डायमीटर के 2.5 टाइम होनी चाहिए ये जो हाइट है, ये हाइट मतलब डेप्थ। The pouring basin should be large enough and should be placed near the end of the molding box to fill the mold quickly। अगर क्विकली आपको मोल्ड को फिलअप करना है तो ये पोरिंग बेसिन कहाँ पर होना चाहिए? दिस पोरिंग बेसिन शुड बी एट द एंड ऑफ द मोल्ड। ये मोल्ड बॉक्स है आपका, ये अगर आपका मोल्ड बॉक्स है इस तरह से, तो ये पोरिंग बेसिन की पोजीशन देखिए कहाँ पर है? ये टॉप सरफेस है, ये पार्टिंग लाइन है, सेंटर में मैंने जो निकाली है ये पार्टिंग लाइन है। ये एंड पर होना चाहिए हमेशा पोरिंग बेसिन। ये अगर मोल्ड बॉक्स है तो मोल्ड बॉक्स के एंड पर, ये ग्रीन बॉक्स के एंड पर, यही पोजीशन उसका सबसे परफेक्ट पोजीशन है। तो वहाँ पर रहने से क्या होगा? वो क्विकली मोल्ड को फिल कर पाएगा, तो उसके लिए वो पोजीशन सबसे बेस्ट है पोरिंग बेसिन की। नाउ द पोरिंग बेसिन इज लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। दो तरह के पोरिंग बेसिन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं।
पहला है ग्रीन सैंड का पोरिंग बेसिन और दूसरा है ड्राई सैंड का पोरिंग बेसिन। फर्स्ट वन ग्रीन सैंड पोरिंग बेसिन, सेकंड वन ड्राई सैंड पोरिंग बेसिन। अब यहाँ पर पोरिंग बेसिन कहाँ पर है? ये पोर्शन आपका पोरिंग बेसिन है, ये पोर्शन आपका पोरिंग बेसिन है, ये नहीं, ये क्या है? ये स्प्रू है, जहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क किया है वो स्प्रू है। पोरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल आएगा, पोरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल को पोर किया जाएगा, पोरिंग बेसिन पूरी तरह से फिलअप होगा और फिर फिलअप होने के बाद मोल्टन मेटल वहाँ से कहाँ पर जाएगा? स्प्रू में जाएगा और वहाँ से डाउनवर्ड मोशन में ट्रैवल करेगा। तो दो पोरिंग बेसिन दो तरीके से बनते हैं। पहला है ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड मतलब फिर से बताता हूँ, जहाँ पर मॉइस्चर होता है उसे ग्रीन सैंड कहते हैं। उसे बेक करने के बाद ड्राई सैंड बनता है। और दूसरा होता है ड्राई सैंड पोरिंग बेसिन। स्किम कोर, देखिए दोनों पोरिंग बेसिन में डिफरेंस क्या है? नियर अबाउट सेम है। ये पूरा बेसिन सिंगल सैंड से बनता है, यहाँ पर पोरिंग बेसिन बस ड्राई सैंड से बनता है और नीचे का जो स्प्रू का पोर्शन है वो पूरा ग्रीन सैंड से ही बनेगा। और ऊपर हम एग्जैक्टली पोरिंग बेसिन को ही ड्राई सैंड से बना के स्प्रू के ऊपर रख देंगे। स्किम कोर, ये जो ऊपर जमा होने वाली स्लैग है, मोल्टन मेटल के ऊपर ऑक्साइड की फिल्म जमा हो जाती है। ये ऑक्साइड की इस फिल्म को, और क्योंकि ये लाइट होती है, कम डेंसिटी की होती है मेटल से, ये ऊपर की तरफ फ्लोट करती है, हमेशा यहाँ पर फ्लोट करती है। अब मोल्टन मेटल जब फ्लो होगा तो अगर ये स्किम कोर यहाँ पर है तो स्लैग ऊपर के ऊपर रहेगा, वो यहाँ से स्प्रू में एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कभी कभी स्किम कोर लगाते हैं। बस उतना ही काम है उसका, स्लैग को ट्रैप करना, उसको कैविटी तक न ही जाने देना। अब पोरिंग बेसिन के बाद नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट आता है? वो है स्प्रू। स्प्रू इज अ वर्टिकल पैसेज। It is a vertical passage that passes through the cope and connects the pouring basin with runner or gate. ये पोरिंग बेसिन से मोल्टन मेटल को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जाता है। कहाँ तक? रनर तक, अगर रनर है तो। कभी कभी छोटा मोल्ड है तो रनर नहीं बनाते, डायरेक्टली गेट होता है, मतलब स्प्रू से गेट और गेट से कैविटी। लेकिन इन जनरल पोरिंग बेसिन टू रनर, इनको जो वर्टिकल पैसेज कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं स्प्रू। द क्रॉस सेक्शन में बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, तीनों तरह के स्प्रू बन सकते हैं। ये ऐसे तो सेम ही दिखेंगे। क्रॉस सेक्शन कहाँ से पता चलेगा आपको? टॉप व्यू से। तो इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो सकता है, टॉप से अगर देखते हो तो फ्रंट से ऐसे ही दिखेंगे। सर्कल हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये दोनों बहुत कम यूज़ होते हैं, सबसे पॉपुलर ये है। हर सेक्शन का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन सर्कुलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बनाने में इजी रहता है। तो क्रॉस सेक्शन में भी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। द स्क्रूज आर जनरली टेपर्ड डाउनवर्ड टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ एयर एंड मेटल डैमेज। आपको कभी भी स्क्रू इस तरह से नहीं दिखेगा,
पैरेलल वॉल, ये तो सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर, या हमारा सिंपल जो पाइप होता है उस तरह से कभी स्प्रू नहीं दिखेगा। स्प्रू हमेशा आपको इस तरह से दिखेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा डायमीटर और नीचे की तरफ कम डायमीटर। तो ऐसा डिज़ाइन पॉपुलर नहीं है, सबसे पॉपुलर ये डिज़ाइन है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ ऊपर रीज़न तो लिखा हुआ है, अवॉइड एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब ये होता है एयर को एस्पायर करना, एयर को अंदर लेना। एयर एस्पायर होती है मतलब एयर उसके साथ मिक्स हो जाएगी मेटल के साथ। ये प्रॉब्लम आता है अगर पैरेलल आप स्क्रू बनाते हो, इस तरह के स्क्रू में ये प्रॉब्लम आता है। इस तरह कोनिकल या टेपर्ड स्क्रू में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। और एस्पिरेशन अगर होता है, एयर अगर मेटल हॉट मेटल के साथ मिक्स होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, वो एयर के बबल फॉर्म हो सकते हैं, उससे मेटल डैमेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी एयर मेटल में मिक्स नहीं होना चाहिए, एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए टेपर्ड स्क्रू हम प्रीफर करते हैं, पैरेलल स्क्रू कभी प्रीफर नहीं करते। अब ये ऐसा क्यों है कि टेपर्ड अगर स्क्रू रहता है तो उसमें मेटल या एयर एस्पायर नहीं होगा? इसके लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक जार में या ग्लास में पानी लीजिए, उस पानी को थोड़े हाइट से नीचे पोर कर दीजिए। जब आप पोर करोगे तो थोड़ा ध्यान से वो जो नीचे आने वाली पानी की स्ट्रीम है उस पे, उसके शेप पे ध्यान दीजिए। अगर इसके शेप पर आप ध्यान देते हो और ये ऑब्ज़र्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान देते हो तो नीचे फ्लो होने वाला पानी का स्ट्रीम हमेशा इस तरह से होता है। आपको नहीं भी ऑब्ज़र्व करना है तो आप किसी वाटरफॉल को देख सकते हो। वाटरफॉल ऐसे कभी नहीं गिरेगा। इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ लिक्विड व्हेन फ्लोइंग फ्रीली, नीचे फ्रीली गिरने वाला पानी या कोई भी लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है कि उसका शेप कैसे हो जाता है, फनल शेप। ये पैरेलल शेप में कभी भी पानी नीचे नहीं आता या कोई भी लिक्विड नीचे नहीं आता है। और क्योंकि हम लिक्विड मेटल के साथ डील कर रहे हैं, इट फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड इट ट्राई विच शेप, नॉट दिस वन, ये नहीं, ये हमेशा ऐसा शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगा। अब अगर आप स्क्रू बनाते हो इस तरह पैरेलल, लेकिन मेटल की नेचुरल टेंडेंसी या लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है कोनिकल शेप की या फनल शेप की, तो यहाँ बीच में जगह बची रहेगी। ये जगह, यहाँ एयर ट्रैप हो सकती है, इस जगह में पूरी एयर ट्रैप हो सकती है और ये एयर के फुल चांसेस होते हैं कि वो मेटल के साथ मिक्स हो जाए। और अगर मेटल के साथ मिक्स हो गई तो उसे ही कहते हैं एयर एस्पिरेशन। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेट स्क्रू वी कंस्ट्रक्ट द स्क्रू एज द नेचुरल शेप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हम इस तरह से स्क्रू बनाते हैं टेपर्ड। तो ये रीज़न है टेपर्ड स्क्रू बनाने के पीछे। देखिए जो मैंने आपको बताया था, लिक्विड किस तरह से फ्लो होता है, इन अ फनल शेप। और अगर आप स्क्रू कैसे बनाते हो, स्ट्रेट पैरेलल वॉल, तो आपको सेंटर में क्या मिलेगी, गैप मिलेगी और वहाँ से एयर मेटल के साथ एस्पायर हो सकती है। इस गैप से एयर मेटल में इंट्रैप हो सकती है, इसलिए वो हम प्रेफर नहीं करते। टेपर्ड मेटल फ्लो के साथ ही हम शेप को टेपर्ड कर देंगे, कोई भी वॉइड नहीं बचेगी या खाली स्पेस नहीं बचेगी जहाँ एयर एंट्रैप हो सके। दैट इज द रीज़न वाई स्क्रूज आर टेपर्ड।
नाउ स्क्रू up to 20 mm diameter are round in section. टोटल डायमीटर अगर 20 mm है, ये डायमीटर, ये कितना होना चाहिए 20 mm। तो स्क्रू कैसे होता है राउंड इन सेक्शन, तो सर्कुलर सेक्शन का स्क्रू बनाएंगे। और इससे लार्जर स्क्रू मोर देन 20 mm आर ऑफन रेक्टेंगुलर। और इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सर्कुलर से क्रॉस सेक्शन है, टॉप से देख रहे हैं हम, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। इसमें जब मोल्टन मेटल आप पोर करते हो, छोटा डायमीटर है तो ठीक है, मोल्टन मेटल पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा और वो विदाउट एनी टर्बुलेंस या वोल्टेक्स फॉर्मेशन फ्लो होगा। लेकिन अगर बहुत लार्ज डायमेंशन का आप सर्कुलर स्क्रू बनाते हो तो उस समय मोल्टन मेटल इस तरह से रोटेट होने लगता है, क्योंकि ये रोटेशन को बढ़ावा देता है, सर्कुलर शेप रोटेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन वही अगर आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का स्क्रू बनाते हो तो जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा वो इस वॉल से टकराएगा। यहाँ से अगर ब्रेक नहीं होता है तो इस वॉल से टकराएगा, अगर यहाँ से ब्रेक नहीं होता इस वॉल से टकराएगा, यहाँ से ब्रेक नहीं होता तो फिर से इस वॉल से टकराएगा। ये वोर्टेक्स को फॉर्म नहीं होने देता रेक्टेंगुलर, क्योंकि हर बार अगर वोर्टेक्स फॉर्म होने की कोशिश करता है तो ये यहाँ पे टकराएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे है, कंटिन्यूस वोर्टेक्स फॉर्म होते रहता है, कहीं पे नहीं टकराएगा, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है सर्कुलर में फ्लो होने की। तो दैट्स वाई वोर्टेक्स को अवॉइड करने के लिए 20 mm डायमीटर के जो होते हैं वो हम सर्कुलर बना सकते हैं, क्योंकि 20 mm स्मॉल डायमीटर है और उसमें वोर्टेक्स फॉर्म नहीं होता जनरली। लेकिन उससे लार्ज डायमीटर के स्क्रू हमेशा रेक्टेंगुलर होते हैं टू अवॉइड द टर्बुलेंस एज वेल एज वोर्टेक्स फॉर्मेशन। राउंड शेप स्क्रू ऑफर द लोएस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो। फ्लो के लिए रेजिस्टेंस कम है इसीलिए टर्बुलेंस फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगुलर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए टर्बुलेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। इन रेक्टेंगुलर स्क्रू एस्पिरेशन एंड टर्बुलेंस आर मिनिमाइज, टर्बुलेंस बहुत कम होता है। तो छोटे स्क्रू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, लार्जर स्क्रू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रूज। वर्टिकल पैसेज है और सेकंड पार्ट है, उसके बाद आता है रनर। पहले पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन से स्क्रू, स्क्रू से जाता है रनर में। स्मॉलर कास्टिंग में हम जनरली रनर प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली गेट्स। लेकिन रनर प्रोवाइड होता है जब आपकी लार्जर कास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा मोल्टन मेटल है तो उसे आप एक लार्ज पैसेज से फिर गेट की तरफ लेके जाते हैं और गेट से कैविटी आता है, तो उस समय रनर प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट होता है। इन लार्ज कास्टिंग मोल्टन मेटल इज यूजुअली कैरीड फ्रॉम द स्क्रू बेस to the number of gates around the cavity through a passageway called as runner। यानी मेन पैसेज होगा रनर, इस तरह से ये मेन पैसेज होगा, यहाँ से बहुत सारे गेट निकलेंगे, तो ये मेन पैसेज आपका रनर है और रनर से छोटे छोटे गेट्स कैविटी तक जाएंगे, तो ये मेन पैसेज होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फॉर इफेक्टिव ट्रैपिंग ऑफ slag runner should be flow full when amount of molten metal coming from screw is more than the amount flowing through the in gate. The runner is always be full and slag trapping would be takes place। देखिए, अगर हमने फंक्शन में देखा था कि गेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल कैविटी में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है आपकी कैविटी, ये रनर तो आपको दिख ही रहा है। वहाँ जो पॉइंटेड आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं वो है स्लैग,
या फॉरेन पार्टिकल जिसे हम कहते हैं। तो ये पूरे पॉइंट का क्या मतलब है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये रनर जो है, ये सपोज रनर है आपका, तो ये हमेशा पूरी तरह से मेटल से फिलअप होना चाहिए, पूरी तरह से कंप्लीटली फिलअप विद द मेटल। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कहता है वो, फॉर इफेक्टिवली टैपिंग ऑफ स्लैग रनर शुड फ्लो फुल। ये हो गया फुल फ्लो। कम फ्लो मतलब ये अगर रनर है तो बस यही तक मोल्टन मेटल है और ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, पूरी तरह से फुल नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर ये स्लैग पार्टिकल है तो इनके लिए जगह बच जाएगी फ्लो होने के लिए, और ये स्लैग पार्टिकल फ्लो होके बाद में कहाँ जाएंगे, आपके कैविटी में चले जाएंगे, ये सीधा आ जाएंगे कैविटी में। लेकिन अगर ये रनर फ्लो फुल है, यहाँ कुछ जगह ही बची नहीं है, तो आपके स्लैग पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे, स्लैग पार्टिकल रनर के बाहर ही रुक जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, उसकी यहाँ एंट्री ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि रनर में जगह ही नहीं है स्लैग के लिए। तो इसीलिए रनर कैसे हमेशा होना चाहिए, फुल होना चाहिए, वो पार्शियली फिल कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से उसमें मोल्टन मेटल फिलअप होना ही चाहिए। बट व्हेन द मेटल flowing through in-gate is more than the flowing through runner would fill partially and the slag would then enter the mold cavity। देखिए फुल, ये फुल रनर है, और ये कौन सा रनर है, पार्शियली फिल्ड रनर। तो रनर के बारे में और कुछ तो नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पैसेज होता है। अब हम पोरिंग बेसिन नहीं देखेंगे, इसी डायग्राम में यहाँ पर होता है आपका पोरिंग बेसिन, यहाँ से ये आ गया स्प्रू, ये स्प्रू नीचे कंटिन्यू हुआ, स्प्रू से जो कनेक्ट होता है पार्ट, ये क्या है आपका रनर। तो आप पूछेंगे गेट कहाँ पर है, तो ये पोर्शन क्या है आपका, ये है गेट, कैविटी का स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। तो स्प्रू और गेट इनको कनेक्ट करने वाला पोर्शन है आपका रनर। और रनर के बारे में एक ही ध्यान में रखना चाहिए आपको, रनर शुड ऑलवेज बी फुल। जब भी मोल्टन मेटल फुल उस वहाँ से फ्लो हो, रनर शुड ऑलवेज फ्लो फुल। गेट। अब आते हैं हम एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के ऊपर, जिसके नाम से ही आपका पूरा गेटिंग सिस्टम डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ गेट। So gate is a passage through which molten metal flow from the runner to the mold cavity। आपको मोल्टन मेटल कैविटी तक ही पहुंचाना था, एंड फॉर दैट वी हैड कंस्ट्रक्टेड लॉट ऑफ पैसेज। और फाइनली मोल्टन मेटल कैविटी में कहाँ से जा रहा है, इट इज़ थ्रू द गेट। तो गेट का मीनिंग तो क्लियर है, एंट्री करने का कुछ भी होता है तो उसे हम गेट कहते हैं। अगर आपको आईआईटी में एमटेक को एडमिशन लेना है, एनआईटी में एमटेक का एडमिशन लेना है, तो आपको भी एक गेट खोलना पड़ता है, वो एग्ज़ाम का गेट है, गेट एग्ज़ाम। तो उसी तरह से मोल्टन मेटल गेट के थ्रू कहाँ जाता है, कैविटी में जाता है, जो उसका डेस्टिनेशन था। तो वो हो गया गेट, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट फॉर द मोल्टन मेटल बिफोर द कैविटी। द शेप एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ इन गेट, उसे इन गेट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से मोल्टन मेटल इन होता है कैविटी में, शुड बी सच दैट it allow the molten metal to enter quickly into the mold cavity and can easily be broken off after casting solidifies। मतलब ये कैविटी है आपका, और मैंने इतना बड़ा गेट बना दिया, इतने लार्ज साइज का गेट बना दिया कि जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ये गेट मुझे ब्रेक करना है तो ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है।
ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना लार्ज डायमेंशन का ब्रेक बना दिया, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, ये अगर कैविटी है तो गेट इतना ही होना चाहिए कि वो इजीली ब्रेकअप हो जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कैविटी को फिलअप ही नहीं कर पाए। तो ये ऑप्टिमम, इसीलिए हम क्या कहते हैं, गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन, इसका प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ता है, तभी जाके गेटिंग सिस्टम प्रॉपर बनती है। टाइप्स ऑफ गेट, तो गेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, दूसरा गेट का साइज़ इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो कैविटी को फिलअप ना कर सके, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ब्रेकिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपको उसको रिमूव करना है बाद में सॉलिडिफाई होने के बाद। 3 टाइप होते हैं, टॉप गेट, नाम से ही पता चलता है टॉप गेट मतलब कैविटी के टॉप में रहेगा। बॉटम गेट कैविटी के बॉटम में रहेगा। पार्टिंग गेट पार्टिंग लाइन के पास रहेगा। एंड फोर्थ टाइप इज अ स्टेप गेट। मैंने कहा था 3 टाइप है, तो एक्चुअली टाइप 3 ही है, दैट इज टॉप, बॉटम, पार्टिंग। ये थर्ड और ये फोर्थ जो है दैट इज स्टेप गेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 3। इन तीनों को एक ही इसमें कंबाइन कर दो तो बनता है आपका चौथा टाइप, दैट इज स्टेप गेट, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ ओरिजिनल टाइप, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 3। तो देखिए टॉप गेट डायग्राम में दिख रहा है आपको, दिस वन इज अ कैविटी, ये आपका टॉप गेट है, ये टॉप गेट है, ये पोरिंग बेसिन है, और ये स्प्रू है। बहुत ही सिंपल गेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं वो टॉप गेट के लिए बनती है, सब एक के ऊपर एक। पोरिंग बेसिन यहीं पे रहेगा, उसके नीचे स्प्रू रहेगा, उसके नीचे गेट, नो रनर रिक्वायर्ड, क्योंकि रनर की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, और उसके नीचे कैविटी, तो इसे कहते हैं टॉप गेट। टॉप से एंट्री होगी। तो कोप ड्रैग जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही है वो पार्टिंग लाइन है, मोल्ड कैविटी को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करती है। पूरा का पूरा गेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, कोप पोर्शन में, टॉप पोर्शन ऑफ द बॉक्स। तो ये पोरिंग बेसिन जैसे मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं स्टेनर कोर। ये जनरली टॉप गेट में यूज़ की जाती है, उसके पीछे रीज़न अभी बताऊंगा मैं आपको। द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी फ्रॉम द टॉप। टॉप गेट मतलब क्या होता है, मोल्टन मेटल जो है वो कैविटी में टॉप से आएगा, यही से आएगा डायरेक्टली कैविटी में। देखिए टॉप गेट मतलब ऊपर का पोर्शन तो हमेशा टॉप पे ही रहता है, ये पोर्शन तो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, पोरिंग बेसिन है वो। लेकिन मोल्टन मेटल कैविटी में कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, टॉप से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एट टॉप गेट। और गेट, ये पोर्शन ही गेट है आपका, यहाँ पर रनर नहीं है क्योंकि ये छोटी कैविटी है, तो गेट वो पोर्शन है। अ स्टेनर मेड ऑफ ड्राई सैंड is mostly used to control metal flow and to allow only clean metal to enter। जो स्टेनर आपको दिख रही है, स्टेनर मतलब छलनी, तो ये छलनी जैसी एक सैंड से बनी हुई कोर रहती है, ड्राई सैंड से। कोर सैंड आपको पता है, कोर हम किस लिए बनाते हैं जनरली, मोल्ड कैविटी में हॉलो ऑब्जेक्ट जनरेट करने के लिए। तो उसी तरीके से ये एक छलनी बनाई जाती है, सेम जैसे कोर बनती है, उसमें होल होल होते हैं, और ये यहाँ टॉप में इसलिए फिक्स की जाती है। एक तो पहला काम छलनी का काम है क्लीन चीज़ों को ही अंदर आने देना, तो ये मोल्टन मेटल को क्लीनिंग का काम करती है। कोई फॉरेन पार्टिकल अगर है तो उससे छन के इस स्टेनर से वो क्लीन होके ही अंदर एंटर करेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऊपर से मोल्टन मेटल को पोर करते हो, तो ये अगर डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में आएगा
तो नीचे के पोर्शन को डैमेज कर देगा। यहाँ से अगर मोल्टन मेटल आता है विदाउट स्टेनर कोर, स्टेनर कोर है ही नहीं, तो ये यहाँ आके स्ट्राइक करेगा सीधा और यहाँ एक गड्ढा गिर जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए टॉप गेट में ही स्टेनर कोर का यूज़ होता है। तो वो दो काम करता है, एक तो फिल्टर करता है मोल्टन मेटल को यहाँ पर, और दूसरा उसकी वेलोसिटी कम कर देता है। वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर स्टेनर कोर नहीं होती तो वो एकदम से मोल्ड कैविटी में एंटर होता था और स्ट्राइक करता था बॉटम पोर्शन में। तो ये दोनों को हम अवॉइड करते हैं स्टेनर कोर यूज़ करके। द मेन एडवांटेजेस आर, सबसे बड़ा एडवांटेज है, द मेटल एंटर्स द मोल्ड एट द टॉप and the hottest metal therefore come to rest at the top of the casting। देखिए मैंने आपको पिछले बार भी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के वक्त ये समझाया था। यहाँ से आपका मोल्टन मेटल आ रहा है, ऊपर से आएगा, नीचे जमा होगा पहली लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, क्योंकि ऊपर से आ रहा है। नीचे की लेयर पहले सॉलिडिफाई होगी, फिर ऐसे ऊपर ऊपर सॉलिडिफाई होते जाएगा ये। इसकी वजह से जो नीचे का पोर्शन है वो सबसे कूल रहेगा, और ऊपर क्योंकि आप हॉट मेटल ऊपर से पोर कर रहे हो, ये सबसे हॉट रहेगा। दिस इज बेटर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कंपेयर टू बॉटम में हॉट रहे और टॉप में कोल्ड पोर्शन रहे, इससे ये बेटर है। तो इट अचीव बेटर सॉलिडिफिकेशन दैन द नीचे से मेटल की एंट्री से अच्छा है। सो मेटल एंटर्स द मोल्ड एट द टॉप, और हॉटेस्ट मेटल हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, यानी लिक्विड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा नीचे से। इट रिजल्ट्स इन प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। द गेट्स मे बी मेड एज टू सर्व एज अ राइजर। राइजर ऐसे ही होता है, तो यहाँ सेपरेटली राइजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जब लिक्विड को श्रिंकेज के वक्त लिक्विड मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पूरा ऊपर का लिक्विड मेटल ही तो है। इट इज़ एक्टिंग एज अ राइजर, नॉट रिक्वायर्ड, अलग से राइजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से मोल्टन मेटल आप यहाँ सप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर हमेशा लिक्विड अवेलेबल रहेगा उसके श्रिंकेज के लिए, और इसके ऊपर भी लिक्विड हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बहुत प्रॉपर होता है। इट अचीव्स द ग्रेट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। The main disadvantage is that more mold erosion is there because of metal fall from the height, so mold cavity should be hard and strong। अब क्योंकि मेटल यहाँ से डायरेक्टली फॉल हो रहा है, यहाँ डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये कैविटी कैसे होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो तीनों गेट के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बॉटम गेट, टॉप गेट तो हमने देख लिया। ये दोनों जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये दोनों डायग्राम बॉटम गेट के हैं। मोल्ड कैविटी, स्प्रू, पोरिंग बेसिन यहाँ पर शो नहीं की गई है, डायरेक्टली वी आर शोइंग द स्प्रू, पार्टिंग लाइन, एंड these आर द डायग्राम ऑफ बॉटम गेट्स। बॉटम गेट्स मतलब समझ में आ रहा है आपको, कैविटी है, ये पार्टिंग लाइन है। नाउ तीन तरीके हो सकते हैं मेटल को एंटर करने के यहाँ पर। पहला है आप टॉप से मेटल को एंटर करवा सकते हो, दूसरा है आप बॉटम से मेटल को एंटर करवा सकते हो इस तरीके से, और चौथा है
आप सेंटर से भी मेटल को एंटर करवा सकते हो इस तरीके से। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे 3 टाइप है, हमने ये देख लिया है। ये क्या था? पार्टिंग गेट। अब हम सेकंड देख रहे हैं, दैट इज बॉटम गेट। पार्टिंग लाइन के करस्पॉन्डिंगली कहाँ से मेटल एंटर होता है उस पर आपके गेट का टाइप डिपेंड है। टॉप से आ रहा है, टॉप गेट है। बॉटम से आ रहा है, बॉटम गेट है। और एग्जैक्टली सेंटर से आ रहा है, वो है पार्टिंग लाइन गेट। देखिए, टॉप गेट इस तरह से भी हो सकता है, ये भी टॉप गेट है। बॉटम गेट इस तरह से हो सकता है, ये भी बॉटम गेट है। पार्टिंग लाइन गेट तो मैंने दिखाया ही है। सो मोल्टन मेटल enters the mold cavity at or near its bottom, इसे हम क्या कहते हैं? बॉटम गेट। ये मोल्ड कैविटी है, इसके बॉटम से एंट्री हो रही है। ये मोल्ड कैविटी है, इसके बॉटम से एंट्री हो रही है, मतलब पार्टिंग लाइन के नीचे एंट्री हो रही है। इट प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल, सो देयर इज लेस इरोजन ऑफ मोल्ड। अब देखिए कितने आराम से मोल्टन मेटल यहाँ पे फील होगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है, धीरे 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 ऊपर जाएगा, कोई भी टर्बुलेंस नहीं। और टर्बुलेंस नहीं है मतलब मोल्ड को डैमेज होने के चांसेस नहीं। टॉप से एंटर होता था तो वो कोलाइड होता था बॉटम सरफेस के साथ, यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होगा। धीरे 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 मोल्टन मेटल फिलअप होगा, तो इसमें बहुत स्मूथ फ्लो होता है मोल्टन मेटल का। मोल्ड कैविटी डैमेज नहीं हो सकती है जब आप बॉटम गेट यूज़ करते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का, क्योंकि आपका हॉट मेटल यहाँ पे एंटर कर रहा है और इस केस में हमेशा हॉट मेटल कहाँ पे रहेगा? नीचे। और ऊपर जैसे ही मेटल जाते जाएगा वो कूल डाउन होते जाएगा। और हॉट मेटल का सप्लाई कहाँ से हो रहा है? नीचे से। जब इस मोल्ड कैविटी को आप स्प्रू से कनेक्ट करोगे, ये स्प्रू है आपका, सॉरी राइज़र है, जो श्रिंकेज के लिए मोल्टन मेटल को सप्लाई करने वाला है। लेकिन ये तो पूरा सॉलिडिफिकेशन हो चुका है ऊपर का, क्योंकि ये कम टेम्परेचर का मेटल है, टॉप मेटल। बॉटम में लिक्विड मेटल बचा हुआ है, तो इस समय राइज़र बहुत कम काम में आएगा। ये प्रॉपर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं है। दैट्स वाई देयर मे बी अ प्रॉब्लम ड्यू टू द अनइवन श्रिंकेज। श्रिंकेज अनइवन होगा तो कुछ पार्ट सॉलिडिफाई होगा, कुछ पार्ट में सॉलिडिफिकेशन होगा ही नहीं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। यहाँ स्मूथनेस तो है, टॉप गेट में टर्बुलेंस था लेकिन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अच्छा होता था। इस केस में टर्बुलेंस नहीं है लेकिन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। तो तीसरा गेट आता है पार्टिंग लाइन गेट। देखिए, पार्टिंग लाइन होप और ड्रैग, इन दोनों के जहाँ मीटिंग होती है वो पार्ट। ये अगर मोल्टिंग कैविटी है और ये पार्टिंग लाइन है, राइज़र को अभी छोड़ दीजिए। ये एग्जांपल है पार्टिंग लाइन गेट का। गेट कहाँ पर है? ना टॉप में है कैविटी के, ना बॉटम में है। ये एग्जैक्टली पार्टिंग लाइन के पास है। ये सेंटर से मोल्ड कैविटी में एंटर करेगा। द पार्टिंग लाइन गेट, द मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी फ्रॉम द साइड ऑफ द मोल्ड एट द सेम लेवल एज द पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन जहाँ पर है वहीं से मेटल एंटर करेगा। हमने जो वीडियो देखा था, पहला वाला वीडियो, ग्लास वाला वीडियो नहीं, जिसमें हमने ग्लास आगे लगा हुआ था, उसमें मोटल मेटल पोर किया। पहला वाला वीडियो जिसमें देखा था उसमें पार्टिंग लाइन गेट था। और ग्लास वाला वीडियो जो हमने देखा था जिसमें ग्लास लगा हुआ मोल्ड था, उसमें बॉटम गेट था। अब फिर से एक बार वो वीडियो देख लेना तो आपको बॉटम गेट क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तो पार्टिंग लाइन गेट मतलब पार्टिंग लाइन के पास से मेटल एंटर होगा कैविटी में। दिस अलाउ द यूज ऑफ द डिवाइस टू ट्रैप एनी स्लैग, डर्ट और सैंड विच पासेस थ्रू द मोल्टन मेटल, स्किम बॉब एंड चोक। अब स्किम बॉब तो आपने शायद, पता नहीं आपका ध्यान था कि नहीं, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ।
ये आपका गेट है, यहाँ पर कैविटी है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए फॉरेन पार्टिकल दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो फॉरेन पार्टिकल जिसका डेंसिटी मेटल से कम है, वो फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट ऑन द मेटल। जिसकी डेंसिटी मेटल से इक्वल है या ज़्यादा है, वो मेटल के अंदर रहेगा या बॉटम में रहेगा या फिर सेंटर से फ्लो होगा। तो इन दोनों को रोकने डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं स्किम बॉब एंड चोक। स्किम बॉब हमने अभी देखा था स्किम कोर में, इन द राइजर पोरिंग बेसिन डिज़ाइन में। तो ये होता कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सिंपल होते हैं। आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। स्किम बॉब एंड चोक। अगर आप इस तरह से इसे कनेक्ट करते हो कैविटी के साथ, मतलब मैंने क्या किया, ये पोर्शन मैंने ऐसा डाउनवर्ड लिया। कंस्ट्रक्ट जब मैं गेटिंग सिस्टम करता था, तो यहाँ से जब मोल्टन मेटल फ्लो होगा, तो जो भी फ्लोट होने वाली इम्प्योरिटीज़ है, फॉरेन पार्टिकल है या इम्प्योरिटीज़ है, वो इस स्ट्रक्चर के वजह से क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कैविटी के अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसे कहते हैं स्किम बॉब। ऊपर की तरफ मैंने रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ फ्लोट हो रही है वो इस पोर्शन के साथ टकरा के रुक जाए। नाउ व्हाट इज चोक? अब मैंने ऊपर की जगह पर नीचे की तरफ इस तरह से एक ब्लॉकेज बना दिया इस पाथ में, यानी मोल्टन मेटल इसके ऊपर से जा पाएगा। तो जो भी हेवी पार्टिकल है वो यहाँ पर आके रुक जाएंगे। तो हेवी पार्टिकल के लिए जो होता है उसे कहते हैं चोक, और लाइट इम्प्योरिटीज़ के लिए जो होता है उसे कहते हैं स्किम बॉब। तो गेट में ये दोनों हम बना सकते हैं अगर पार्टिंग लाइन गेट हम बना रहे हैं तो। ये जनरली बॉटम और टॉप गेट में नहीं बनता है। टॉप गेट में आपको स्टेनर कोर देनी पड़ती है, बॉटम गेट में वैसा कोई चांस नहीं है। सो दैट इज़ द स्किम बॉब एंड चोक। तो यहाँ आप इम्प्योरिटी को ज़्यादा अच्छी तरीके से रोक सकते हो फ्रॉम गेटिंग इनटू द मोल्ड कैविटी कंपेयर टू टॉप एंड बॉटम। तो ये सबसे पॉपुलर है, पार्टिंग लाइन गेट ये सबसे पॉपुलर है कि जहाँ पर कोप और ड्रैग एक दूसरे के साथ मीट होते हैं वहीं पे गेटिंग सिस्टम बना दो, क्योंकि आपका राइजर स्प्रू ये तो हमेशा टॉप पोर्शन पे कोप में रहेगा, तो इसलिए मीटिंग लाइन पे बाकी पूरा गेटिंग सिस्टम बना दो। द एडवांटेज आर दिस गेट इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल इन प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग कॉस्ट में बी लेस। सबसे इकोनॉमिकल, सबसे ईजी है, क्योंकि ड्रैग का सरफेस आपके पास पूरा का पूरा अवेलेबल है, उसे आप ओपन करके वहाँ इजीली गेटिंग सिस्टम बना सकते हो, और आपके पास कोप का भी पूरा सरफेस अवेलेबल है जिसे आप ओपन करके गेटिंग सिस्टम बना सकते हो। टॉप गेट अगर आपको बनाना है तो आपको पूरा के पूरे सैंड मास में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। टॉप गेट देखिए, ये पूरा सैंड मास है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बॉटम गेट के लिए ये सैंड मास में पूरा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये दोनों गेट बनाने इतने आसान नहीं है, लेकिन इस लाइन पे क्योंकि ये दोनों ब्लॉक आप अलग कर सकते हो, तो इस प्लेन पे गेट बनाना सबसे इजी है, इसलिए इकोनॉमिकल है और ये इजी भी है। सम टर्बुलेंस में ऑकर व्हेन मेटल फॉल इनटू द ड्रैग पोर्शन ऑफ द मोल्ड। अब देखिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ। ये आपकी कैविटी है, सॉरी ऐसे दिखेगा नहीं आपको। ये आपकी कैविटी है, मैंने पार्टिंग लाइन के पास गेट बना दिया, ठीक है। ये पार्टिंग लाइन है, यहाँ पर मैंने गेट बनाया,
दिस इज अ पार्टिंग लाइन. ओके. अब मोल्टन मेटल जब फ्लो होने वाला है तो पार्टिंग लाइन के नीचे के पोर्शन और ऊपर का पोर्शन, पार्टिंग लाइन दो पार्ट में डिवाइड करता है कैविटी को. बॉटम पोर्शन में जब मोल्टन मेटल फ्लो होगा तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा, यानी हाफ पोर्शन के लिए ये कैसा एक्ट कर रहा है, टॉप गेट जैसा. यहाँ से ये नीचे फॉल हो रहा है. अब जब यहाँ तक पूरा मोल्टन मेटल फिलअप हो जाएगा पार्टिंग लाइन तक, अब ये कैसा एक्ट हो रहा है, अब ये मोल्टन मेटल ऊपर के कैविटी के लिए ऊपर जा रहा है. मतलब नाउ इट इज एक्टिंग एज अ बॉटम गेट. ऊपर के हाफ कैविटी के लिए अब ये नीचे से धीरे धीरे फिलअप होता जाएगा. बॉटम के लिए ये ऊपर से नीचे गिर रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टिंग लाइन तक फिलअप हुआ ये धीरे धीरे फिलअप हो जा रहा है. यानी ये दोनों गेट का कॉम्बिनेशन है. हाफ पोर्शन के लिए ये टॉप गेट है और रिमेनिंग हाफ अपर पोर्शन के लिए ये बॉटम गेट है. तो इसमें दोनों के थोड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे हमेशा. अब ये तीनों गेट के एडवांटेज अगर एक साथ लाने हैं तो जो गेट हमारे पास होता है उसे कहते हैं स्टेप गेट. डायग्राम देखते ही आप पता चल जाएगा कि स्टेप गेट होता क्या है. पता चला. बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और टॉप गेट, तीनों के तीनों एक ही मोड के साथ तीनों गेट कनेक्ट कर दिए तो उसे कहते हैं स्टेप गेट. ये गेट फास्टेस्टली मोल्ड कैविटी को फिलअप कर सकते हैं, सबसे फास्ट, क्योंकि तीनों हाइट से आपका मोल्टन मेटल कैविटी में जा रहा है. द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी थ्रू अ नंबर ऑफ इन गेट विच आर अरेंज इन वर्टिकल स्टेप. मोल्ड के हाइट के अकॉर्डिंगली वो अरेंज होते हैं. तो बॉटम से भी जाएगा, सेंटर से भी जाएगा और टॉप से भी जाएगा और एट ए टाइम जाएगा. दैट्स वाई कैविटी फिलअप वेरी फास्ट. और क्योंकि बॉटम में मोल्टन मेटल ऑलरेडी है, यहाँ से गिरने वाले मेटल से कोई डैमेज नहीं होगा, यहाँ से गिरने वाले मेटल से कोई डैमेज नहीं होगा. तो इसमें डैमेज का प्रॉब्लम भी नहीं है और क्विकेस्ट वे है मोल्ड कैविटी को फिलअप करने का. इट एंश्योर्स ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द मोल्ड विदाउट एनी मोल्ड इरोजन एंड प्रोड्यूस साउंड कास्टिंग. सबसे बढ़िया क्वालिटी की कास्टिंग इस तरह के गेटिंग सिस्टम से बनती है. लेकिन ये बनाने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एक ही कैविटी के लिए आपको बहुत सारे गेट बनाने पड़ते हैं. सो दैट इज़ द स्टेप गेट. Now I think this is sufficient for today's lecture. Hope you will solve the assignment which I will upload after the finish of this lecture. So thank you. Let's end this lecture here.